नमस्कार मित्रों, कल बात करी थी हम लोगों ने ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे उसी पे आधारित प्रश्नों के बारे में। देखिए प्रश्न कोश सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। सबसे पहली बात ये समझिएगा, तो कैसे हो सकता है? ठोस एवं द्रव में, ठीक, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, या निर्वात एवं गैस में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, गैस एवं द्रव में। इसका आंसर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रियाओं में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के तौर पे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म हो जाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि जो वाष्प होती है वो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। इस बात को समझिएगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये प्रश्न भी कल जब मैं पढ़ा रहा था तो आपने देखा था वहाँ पे एक प्रश्न, एक लाइन ऐसी आई थी कि उसमें कहा गया था कि भाई वाष्प से जल जाना, भाप से जलना बड़ा कष्टदायी होता है और डायरेक्ट आप उबले हुए पानी से जल जाए तो उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसका रीज़न पूरा आपको साफ साफ दिख गया है। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। उसका रीज़न अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है और जो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और जो उसकी बारे में बात करी जाएगी उबले हुए पानी में, तो उसमें इतना पावर नहीं होती। प्रश्न नंबर 4, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी कितनी? 720। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया आपका 720। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हुए आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। जल का जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस होता है तक बढ़ाने में आवश्यक जो ऊष्मा है वो 100 डिग्री कैलोरी होती है। वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 540 कैलोरी होती है। तो इसलिए आपने जब देखिए सॉल्व करेंगे तो 80, 100, 540 इज इक्वल टू 720। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 5 में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? तो वो तो बहुत इजी है, -40। कल हम लोगों ने बात भी करी थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है C/5 F - 32/9। ठीक है, तो जब C की जगह आप इतना रखेंगे तो आपको वापस ये सारी चीज़ें गुणा भाग करके लाएंगे तो C की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे -40। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 6 में कि कितनी डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप जो क्रम है वो समान रहता है? यही अभी हम लोगों ने बात करी है D 40 डिग्री पे, और फॉर्मूला क्या था? C/5 = F - 32/9। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 7 में कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना रहता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आप फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो आपको 160 सेल्सियस आएगा। बस आपको करना क्या है कि जो फ़ारेनहाइट तापक्रम है और जो सेल्सियस का तापक्रम है, सेल्सियस देखिए लिखा है ना, सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना रहता है। सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना रहता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको देखिएगा क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना कौन है? फ़ारेनहाइट। तो बस ये होगा ये इक्वेशन, F/C = 2/1। ये रेशियो बन जाएगा आपका। थोड़ा सा तबीयत आज दोस्तों नासाज है, तो इस वजह से थोड़ा आपको आवाज़ में वेरिएंट दिख रहा होगा, थोड़ा दबी दबी वॉइस दिख रही होगी, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए यही मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो ये फॉर्मूले में पूरा उन्होंने रखा। F की = 2C सूत्र में रखने पर माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो आपको पहला बताया था वही सही था।
थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, ये F इजिकल टू 2C होगा, क्योंकि देखिए सेंटीग्रेड जो तापक्रम है ना वो F इजिकल टू 2C होगा, क्योंकि ये 2 गुना है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे C/5 इजिकल टू 2C माइनस 32/9, 9C इजिकल टू 10C माइनस 160, बाकी आप सॉल्व करेंगे 6C की वैल्यू आएगी 160, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 8 में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए, बीमार व्यक्ति का नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस C, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे इसको C/5 F माइनस का 32/9, ठीक है। जब यहाँ आप रखेंगे तो आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए तो ये यदि शरीर का जो तापक्रम है, इस बात को समझिएगा कि जो शरीर का तापक्रम है इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि अगर शरीर का तापमान जो सेंटीग्रेड में वो हो जाएगा आपका कितना 36.9, और जो आपका 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा वो 98.6 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 9 में, केल्विन मान से मानव शरीर का ताप जो समान ताप है वो कितना होना चाहिए, केल्विन से तो 310 केल्विन, ठीक है। मानव शरीर का जो समान तापक्रम है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ये फ़ारेनहाइट में, वो सेल्सियस में था, ठीक है। तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, C/5 इजिकल टू F माइनस 32/9, ठीक है। इसमें आप F की जगह वैल्यू रख दीजिए 98.4 और इसको सॉल्व कर लीजिए, C की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आप कर ही सकते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, सेल्सियस स्केल पे तो कितना होता है 36.9, बिल्कुल सही है, बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है फ़ारेनहाइट में कितना होगा, बस जो सेल्सियस है आपको C की जगह 40 रखना है, बटे आपका करना है 5, ठीक है, 5 40, ठीक। और यहाँ पे F माइनस 32/9 था, 8 9 72, 72 में जब आपने जोड़ दिया 32 तो कितना आ जाएगा, 72 में 32 तो 4, देखिए यूनिट डिजिट किसकी 4 आ रही है, बस हो गया, इकाई का अंक 4 आ गया, पूरा क्या जोड़ना 104 हो गया। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, देखो इसको एक करने का एक और तरीका है। आपने डिजिटल सम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक आपको चमत्कार दिखेगा, और अगर पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें तो पुरानी हैं। ऑप्शन की सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा, बहुत ही इत्मीनान से। जब आप इस इक्वेशन में C की जगह C की जगह आपने 40 रख दिया तो हो गया आपका ये पे 40/5, और F माइनस 32/9 होता है, ये फॉर्मूला होता है। आपने क्या किया कि C की जगह 40 रख दिया, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ F को एक जगह रख रहा हूँ, बाकी सबको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए F को जब मैं एक जगह रखूँगा, बाकी सबको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 9, ठीक है, प्लस 32, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 520/5 आएगा। अब देखिए डिजिटल सम क्या होता है। अब डिजिटल सम ये नहीं कहता है कि आप इसको काटो, नहीं, डिजिटल सम ये कहता है कि अगर नीचे 5 है और ऊपर अंकों का योग कितना हो रहा है 7 है, 0 जोड़ेंगे तो 7 हो, तो ओवरऑल 7/5 हो जाएगा। तो 5 को हमको 1 बनाना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 7 दूनी हो गया 14, 14 इनके अंकों का योग कितना हो गया 5। अब जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग 5 होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए ये तो 1 हो रहा है, यहाँ पे 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स का है, हालांकि मैंने आपको एक तरीके से बड़े समझाने की कोशिश करी है कि इसको कैलकुलेशन को काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बड़ी इजी वे में ऐसे लाया भी जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 12 की तरफ, 12 तो है, माफ़ कीजिएगा, 13 की तरफ। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो मान है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, सिंपल सा, आपको जो सेंटीग्रेड है 50 है, इधर आपका 5 है, इधर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 32 जोड़ दिया। अब इसको डिजिटल सम लगाएंगे आप तो आ जाएगा आपका 122, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि माना कि औसत जो तापमान है वो सेंटीग्रेड में C है और फ़ारेनहाइट F है, तो C तथा बार F, यदि C और F का जो संबंध है वो F = 9/C
9c/5 + 32 है, तो बार f तथा बार c का जो संबंध वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है। c = 9/9c/5 + 32, यह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध है। यदि औसत तापमान सेंटीग्रेड में बार c तथा फ़ारेनहाइट में f है, तो इसके बीच का संबंध हो जाएगा बार f = 9c/5 + 32, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 15 कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, अल्कोहल का जो द्रवणांक है वो निम्नतर होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। देखिए, अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे हो जाता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि जो ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर माने जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है ना, उस पेट्रोल में भी ठंडे प्रदेशों में अल्कोहलिक पेट्रोल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो जमे नहीं, क्योंकि पेट्रोल भी तो समस्या है ना, वो भी जम सकता है। प्रश्न नंबर आते हैं 16 की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भाई स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। देखिए, स्वचालित इंजनों के लिए बात आ गई, तो ये क्या था? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, साइंस में बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लगातार आधे एक घंटे की वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी रहेगी तो आप भी नहीं देखेंगे और मैं भी डीमोटिवेट होऊंगा क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ आधे घंटे की, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, पूरा। बी हो गया इसका ऑप्शन। देखते हैं। देखिए, स्वचालित इंजनों के एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों पर पानी नहीं जमता। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है समझिएगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान है वही परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है और इस तापमान पे आणविक ऊर्जा निम्नलिखित न्यूनतम होती है, परंतु शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 18 की तरफ। गर्म करने से विस्तारण क्या है? गर्म करने से विस्तारण ये है आपका पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण यही है, ठीक है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है, अतः इसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 19 में। 19 नंबर का प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तब होता है आयतन घट जाता है, ठीक है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन घट जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ़, एंटीमोनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ता है। जब इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 20 की तरफ। 20 नंबर का प्रश्न होता है कि समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे के आरेख में दिखाया गया है। देखिए, आरेख एक है, उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आते हैं 21 में। देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, फिक्स रखना तापमान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित स्थिर करने का एक कार्य करता है और इससे क्या होता है? एनर्जी की भी बचत होती है। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? ये तो तापमान से है, हम लोगों ने बात अभी बिल्कुल करी है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है ताप स्थायी
डैश की जगह क्या आएगा, डैश की जगह आएगा टेम्परेचर, मतलब ताप, इससे बनाए रखने का एक साधन है, ताप स्थायी, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, यह एक समान तापमान को बनाए रखता है, मतलब टेम्परेचर जो है ना वो एक लेवल का बनाए रखता है, बस इसका यही काम है रेफ्रिजरेटर में, थर्मोस्टेट का। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 26 की तरफ। 26 नंबर का प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित अगर आपको रखना है तो कौन सा जो टेम्परेचर उसको फिक्स रखना पड़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर फॉरेनहाइट में पूछ ले तो आप वही कर सकते हैं, C/5 = F-32/9 सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हो सकता है कि अगली बार आपसे फॉरेनहाइट पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 40 से लेकर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, 40 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र, डेंजर जोन भी कहते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनका जो तापमान है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 1.7 सेल्सियस से लेकर 3.3 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 27 पे। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। देखिए फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, बात समझिएगा, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। मैंने ये कहा ना, अतिरिक्त नमी जो थी वो अवशोषित हो जाएगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, सीलन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी बिस्किट आपके घर पे रखा हुआ वो सीम जाए पैकेट के अंदर भी तो आप उसको तुरंत फ्रिज में रख दीजिएगा, घंटे 2 घंटे के लिए बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आर्द्रता उसमें कम होती है तो वो उसकी सीलन को एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रश्न नंबर आते हैं, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए आधुनिक फ्रास्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है जिसमें फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ़ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वे कुरकुरे से हो जाते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 28 पे। कथन और कारण है। कथन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर बना देता है, बिल्कुल बात सही है, बर्फ़ का टुकड़ा है और जो पानी है उसको ठंडा बना देता है। दूसरा है, बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा, पेय मतलब जो पीने वाला कुछ भी है, आपकी पेप्सी है, आपकी शरबत है, कुछ भी, तो पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने कोई कोल्ड ड्रिंक डाली तो वो ठंडा क्यों कर रही है, ठंडा कर रही है इसलिए क्योंकि उसने क्या किया है कि उसने पिघलने के लिए जो भी शरबत है या कोल्ड ड्रिंक है उससे गुप्त ऊष्मा ले ली है और गुप्त ऊष्मा लेके ही उसको ठंडा कर दिया, इसलिए वो ठंडी रहती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जो ठंडा होता है वो क्यों होता है और इन्हीं को 4 ऑप्शनों में कन्वर्ट करके दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट्स को। प्रश्न नंबर आते हैं, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है, पहली बात समझना है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके बर्फ पिघलने लगती है जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है। आते 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, कथन है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग करते हैं। कारण है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो है सी का मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो कथन ए है सही है, आर गलत है, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए हाई प्रेशर तथा परिवेश ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 30। निम्न के कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? सबसे पहला एक है, यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है फ्रीजर पे तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। कारण आर है, बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, ठीक है।
आगे देखेंगे, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली जो चीज़ें हैं एवं बर्फ़ की ट्रे से निष्कासित जल वाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ़ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ़ फ्रिज की कार्य क्षमता एवं शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है क्योंकि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 31 की तरफ। कह रहे हैं कि कथन जो है, कथन ए है, कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ए। आर है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है, जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल है कि कोई भी द्रव, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर आते हैं 32 पर। निम्न के कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। एक कथन एक कारण दिया गया है। कथन है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जिसको SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि अंतरिक्ष लक्ष्य बनाना चाहिए और SB और SP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। ठीक है ना, तो सही है इसका ए, इसका बिल्कुल सही है। ए और आर बिल्कुल सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अंतरिक्ष जो आधारित और सौर ऊर्जा SBSP अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित और सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकता है। अंतरिक्ष में इस प्रकार में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित और सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेंसर प्रकाश के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकक्षीय कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% और ऊर्जा आबाद रूप से आपूर्तित होती रहती है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ये सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष से आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। प्रश्न नंबर आते हैं 33 पे कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई कैसी हो जाती है? चौड़ाई उसकी भी बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। प्रश्न नंबर आते हैं 34 पे। देखिए, नीचे दिए गए एक धातु गोलक है, एक धातु वलय के चित्र पर ध्यान देना है। वलय मतलब एक रिंग है, एक पूरा गोला है। पत्ती से बने धातु वलय के पत्तियों से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तब वो गोलक निकल जाएगा क्योंकि तापन ने प्रसारण के कारण वलय का जो व्यास होगा, डायमीटर, वो बढ़ा देगा। प्रश्न नंबर आते 35 में। दो धातुएं हैं A और B की पट्टी एक के साथ मजबूती से जुड़ी हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक समझिएगा। गर्म करने पर A B से अधिक फैलती है। B से अधिक फैलती है कौन? A। अगर B मान लो 1 सेंटीमीटर फैलती है तो जो A है तो वो भले 1.5 फैले लेकिन उससे अधिक ही फैलेगी। दोगुनी नहीं बोली है उसने, अधिक बोला है, भले वो 1 mm का डिफरेंस हो। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है क्या? B वाला शेप। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 100 के पार क्वेश्चन है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक ले इस वीडियो को बनाना पड़ेगा ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए। 50, 30, 35 क्वेश्चन एक बार करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और एकदम से अगर मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ डाल दूंगा तो हो सकता है आप भी उसको इतनी गहराई से ना लें और थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद बंद भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।